आइए बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर 5 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.10। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ is subject to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 सेकंड। यानी कि एक बॉडी जिसका मास 0.4 kg है वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसके ऊपर 8 न्यूटन का फोर्स साउथ डायरेक्शन में 30 सेकंड तक लगाया जाता है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड to be t is equal to 0, the position of the body at that time to be x is equal to 0 and predict its position at t is equal to -5 second, t is equal to 25 second and t is equal to 100 second। यानी कि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो उस टाइम को t is equal to 0 और उस पोजीशन को x is equal to 0 मान लो। अब t is equal to -5 सेकंड में, यानी कि फोर्स लगाया था उससे पहले 5 सेकंड पहले, उसकी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन क्या थी, और ऐसे ही t इक्वल टू 25 सेकंड के बाद बॉडी की पोजीशन क्या है और t इक्वल टू 100 सेकंड के बाद भी बॉडी की पोजीशन क्या है, ये आपको फाइंड कर देना है। देखिए पहले तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है वो लिख लेते हैं। मास दिया है 0.4 kg, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसको v0 नाम दे रहा हूं, वो है 10 मीटर पर सेकंड, और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं -8 न्यूटन ऐसे लिख रहा हूं। और जिस टाइम तक ये फोर्स अप्लाई किया गया है उसको मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू 30 सेकंड। ठीक है, अब आपको यहां पे x1 फाइंड करना है। x1 यानी कि t इज इक्वल टू -5 सेकंड पे उसकी जो पोजीशन है वो। फिर आपको x2 फाइंड करना है। x2 यानी कि t इक्वल टू +25 सेकंड पे पोजीशन जो है वो, और ऐसे ही x3 फाइंड करना है जो कि t इक्वल टू +100 सेकंड के लिए जो पोजीशन है वो फाइंड करनी है। चलिए पहले तो इस बात को फिगर के साथ समझा देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट, और ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी इस एक्स एक्सिस पे 1 डायमेंशनल मोशन कर सकती है। अब यहां पे जहां पे अभी मैंने इसको रखा है उस वक्त को हम t इक्वल टू 0 कहेंगे और उस पोजीशन को हम x इक्वल टू 0 कहेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया कि t इक्वल टू 0 टाइम तक इसकी जो वेलोसिटी है वो v0 जितनी कांस्टेंट है। अब बात को समझिएगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नेगेटिव x डायरेक्शन से आ रहा है, तब उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी v0 जितनी यानी कि 10 मीटर पर सेकंड जितनी कांस्टेंट है, ऑलराइट। और यहां पे अगर हम यहां पे टाइम t इक्वल टू 0 कह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव टाइम लेना पड़ेगा हमें, राइट, रिलेटिवली नेगेटिव। वैसे तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर इसे मैं 0 टाइम मानता हूं तो इसके पहले का जो टाइम है वो नेगेटिव टाइम लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको t इक्वल टू -5 सेकंड के लिए इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। माने कि यहां पे जो टाइम है वो t इक्वल टू -5 है। मैं लिख देता हूं यहां पे t इक्वल टू -5 सेकंड है। ठीक है, तो यहां पे जो पोजीशन है उस पोजीशन को हमें कहना है x1, तो ये x1 हमें फाइंड करना है, ऑलराइट। वैसे ही यहां पे इसको फोर्स लगता है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, लेकिन ये t इक्वल टू 0 सेकंड के बाद लगाया गया है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसके ऊपर जो फोर्स F है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, लेकिन t इक्वल टू 0 सेकंड के बाद लगाया जाता है और 30 सेकंड तक लगाया जाता है। इसलिए हमें तो अभी इस फोर्स की कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू -5 सेकंड पे तो ये फोर्स है ही नहीं, t इक्वल टू 0 सेकंड के बाद लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू -5 से लेके t इक्वल टू 0 सेकंड तक जब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है तब इसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, राइट। तो ऐसे में ये डिस्प्लेसमेंट हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे फाइंड कर लेते हैं हम। मैं
यहां पे x1 लूंगा फॉर x1। जैसे कि मैंने आपको कहा कि x1 इजकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम ले लेंगे हम। तो यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है v0 इसकी चल रही है वही। तो v0 कितना है 10 मीटर पर सेकंड और t टाइम है -5 सेकंड। तो ये हो जाता है -50 मीटर। ऑलराइट, तो ये आ गया एक आंसर x1 यानी कि -50 मीटर। अब हमें फाइंड करना है x2। मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर x2। अब सुनिए, देखिए यहां से ये जो t इजकल टू 0 टाइम यानी कि x इजकल टू 0 पोजिशन जो है वहां से 25 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन फाइंड करनी है आपको। बट अब यहां पे सिचुएशन ये है कि यहां पे इसे फोर्स लग रहा है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो t इजकल टू 0 से लेके 30 सेकंड तक फोर्स लगना है। तो यहां पे तो हमें t इजकल टू 25 सेकंड में पोजीशन फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि तब तक फोर्स तो लग ही रहा होगा। अगर फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली ये फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिटार्डेशन होगा। तो मुझे पहले इसमें रिटार्डेशन कितना है फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ए फाइंड करना पड़ेगा। अब ए यानी कि एफ अपॉन एम, राइट। फोर्स कितना दिया आपको -8 न्यूटन और मास कितना है 0.4। तो ये हो जाता है -20 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ रहा है क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये रिटार्डेशन का केस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस हाल में हम x2 फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये पूरा केस कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। आप जानते हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में x इजकल टू आप लिख सकते हो v0t प्लस 1/2 at², राइट। अब यहां पे v0 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड और टाइम 25 सेकंड प्लस 1/2, ए की जगह पे -20 लेना है आपको, और टी स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो पहली जो टर्म है वो आ जाएगी 250 और ये दूसरी टर्म -6250, यानी कि ये हो जाएगा -6000 मीटर। x2 आपको मिल रहा है -6000 मीटर। ये है आपका दूसरा आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x2 इजकल टू -6 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो यहां पे कि x बहुत ही नेगेटिव आ रहा है। रीजन बहुत सिंपल है कि यहां पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले क्या होगा कि पहले ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। फिर क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाते जाते 25 सेकंड में 6000 मीटर तक पहुंच गया। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं हम t इजकल टू 100 सेकंड में इसका जो x है यानी कि x3 कितना होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि x3 तो x2 से भी ज्यादा नेगेटिव आएगा, राइट। लेकिन इसे फाइंड कैसे करें? अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है वो 30 सेकंड तक लग रहा है और यहां पे टोटल टाइम आपको दिया है 100 सेकंड। तो समझिए कि पहले तो ये होगा कि इस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी जीरो होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी। तो हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि t इजकल टू 30 सेकंड में ये अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि तब तक फोर्स लग रहा है तो तब तक एक्सेलरेटेड मोशन होगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, राइट। t इजकल टू 30 सेकंड में पहुंचने के बाद जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो अब बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि t इजकल टू 30 सेकंड के बाद इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो बाकी की जो 70 सेकंड है उसमें तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा, राइट। तो इतनी बातों को हमें यहां पे लेना है। चलिए तो हम यहां पे शुरू करते हैं फॉर x3। अब इसमें सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकंड।
आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकंड फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वही वेलोसिटी आखिर में यानी कि बाकी की जो 70 सेकंड है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। देखिए इसके लिए मैं v इजकल टू v0 प्लस at इक्वेशन यूज कर लेता हूं। v0 आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड है और a आपको मिला है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 30 सेकंड। ये पहली 30 सेकंड की बात चल रही है अभी, तो ये बच्चों सॉल्व होके हो जाएगा 590 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समझिए कि पहली 30 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो -590 मीटर पर सेकंड है। माइनस है इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब ये -590 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट अब बाकी की 70 सेकंड तक मोशन में रहेगा। लेकिन इससे पहले हम ये भी फाइंड कर ले कि 30 सेकंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा। तो इसके लिए x इजकल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर इक्वेशन यूज करते हैं हम। मैं इसे x1 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब v0 यानी कि 10, t यानी कि 30 और प्लस 1/2 a एक्सलेशन -20 और ये हो जाता है t स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बच्चों आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी -8700 मीटर, यानी कि पहली 30 सेकंड में ये अपोजिट डायरेक्शन में 8700 मीटर पहुंच जाएगा। ये तो अभी x1 है पहली 30 सेकंड का। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि बाकी की जो 70 सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 70 सेकंड। चलिए इसके लिए मैं सिंपली x2 इजकल टू vt इक्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि देखिए जो लास्ट 70 सेकंड है ना उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये -590। उस कांस्टेंट वेलोसिटी से बाकी की 70 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इक्वेशन आएगा x2 इजकल टू vt। यहां पे t डैश लिख देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए v यानी कि -590 मीटर पर सेकंड और t डैश यानी कि जो बाकी की 70 सेकंड है वो। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा -41,300 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली 30 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो -8700 मीटर है और बाकी के 70 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो -41,300 मीटर है। तो अब हम फाइनल पोजीशन फाइंड करते हैं। सो फाइनल पोजीशन आफ्टर कितनी सेकंड, 100 सेकंड। इसको हम नाम दे देते हैं x3। इनफैक्ट आगे ही हमने इसे x3 कहा है। तो x3 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 जितना। यहां भी एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, मैं इसे x1 डैश और इसे x2 डैश कह देता हूं। ठीक है, तो ये x1 डैश प्लस x2 डैश है। अब देखिए ये हो जाएगा x1 डैश यानी कि -8700 मीटर और x2 डैश यानी कि -41,300 मीटर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा -50,000 मीटर। ये हो गया -50,000 मीटर, यानी कि टोटल 100 सेकंड में ये -50,000 मीटर दूर निकल जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा -50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि t1 इजकल टू -5 सेकंड जब थी तब की इसकी पोजीशन, जिसे हमें x1 कहा था, x1 वॉज -50 मीटर। फिर t2 इजकल टू +25 सेकंड। अब तब की जो पोजीशन है जिसे हमें x2 कहा था वो था -6000 मीटर, यानी कि -6 किलोमीटर, राइट। और t3 जो कि +100 सेकंड था
इसमें पोजीशन x3 इज इक्वल टू -50,000 मीटर, यानी कि -50 किलोमीटर। ऑलराइट, अब देखते हैं क्वेश्चन 5.11। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t is equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What is the A velocity and B acceleration of the stone at t is equal to 11 second? Neglect air resistance. देखिए यहां पे आपको ऐसे कहा है कि एक ट्रक जो कि पहले रेस्ट पे था वो एक्सेलेट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेशन है उसकी। अब 10 सेकंड के बाद एक पर्सन एक स्टोन को इस ट्रक में से ड्रॉप कर देता है। ऑलराइट, तो 11 सेकंड पे इस स्टोन की वेलोसिटी और उसका एक्सेलेशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है। अब देखिए इसमें होगा ये कि ट्रक जब एक्सेलेट कर रहा है तब उसके साथ साथ जो स्टोन है वो भी एक्सेलेट ही कर रहा होगा। 10 सेकंड तक तो स्टोन भी एक्सेलेट ही कर रहा है, राइट। 10 सेकंड के बाद स्टोन को ड्रॉप कर दिया है। जैसे ही स्टोन ड्रॉप होता है तो याद रखिए कि उसमें एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। हाँ, 10 सेकंड तक ट्रक ने जो वेलोसिटी एक्वायर की है वही वेलोसिटी स्टोन की भी होगी, राइट। तो ड्रॉप करने के बाद स्टोन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टोन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो 10 सेकंड के बाद कांस्टेंट रहेगी। राइट, तो पहले तो हम ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए ट्रक की जो फाइनल वेलोसिटी है 10 सेकंड के बाद वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले ट्रक की इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर ट्रक, देखिए इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की जो है वो आपको दे दी है 0, राइट, और एक्सेलेरेशन आपको दे दिया कितना, ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे में t इजकल टू 10 सेकंड के बाद आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी v का इक्वेशन v0 प्लस at हो जाएगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होगी इसलिए v0 यानी कि 0 प्लस a आपको दिया है 2 और t 10 सेकंड ले लेते हैं हम, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रक की 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10 सेकंड के बाद वो भी इतनी हो जाएगी ना, मीन्स के v जितनी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अब हम बात करते हैं स्टोन की वर्टिकल वेलोसिटी की। देखिए स्टोन जैसे ड्रॉप कर दिया आपने, इसके बाद स्टोन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसे में वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 11 माइनस 10 इजकल टू 1 सेकंड। देखिए 10 सेकंड के बाद स्टोन को ड्रॉप किया, इसलिए हमें अब 11 माइनस 10 यानी कि 1 सेकंड के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। तो इसमें मैं इक्वेशन यूज करूंगा vy इजकल टू v0y प्लस ayt, राइट। अब देखिए v0y यानी कि y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, है ना, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और t यानी कि यहाँ पे मैं t डैश लिखता हूँ, t डैश यानी कि 1 सेकंड। अब देखिए g की वैल्यू 10 और t डैश यानी कि 1 सेकंड, तो ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। तो समझिए कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब हमें इन दोनों वेलोसिटी से स्टोन की रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल सकती है। तो यहां पे है, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट 11th सेकंड विल बी इक्वल टू, लिसन, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सही है ना। अब यहां पे आपको vx मिला हुआ है 20, ये 20 स्क्वायर प्लस vy मिला हुआ है 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कुछ 22.36 मीटर पर सेकंड जितना। तो इसका मतलब कि स्टोन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 22.4 हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो v इज इक्वल टू 22.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया एक आंसर।
अब हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी ये हमें एंगल से मिल जाएगा, राइट। तो उसका इक्वेशन आपको पता है कि थीटा इजकल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, इक्वेशन याद होगा आपको। तो ये हो जाता है vy अपॉन vx। तो ऐसे में tan इनवर्स, अब देखिए vy कितना है, 10 है, डिवाइड बाय ये vx है 20, यानी कि ये हो जाता है tan इनवर्स कितना 0.5। अब आप tan इनवर्स 0.5 को सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा कुछ 26.6 डिग्री जितना, ठीक है। तो ये हो जाता है दूसरा आंसर। अब फाइनली हमें स्टोन का एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। अब देखिए एक्सेलेरेशन में ऐसा है कि स्टोन को थ्रो करने के बाद एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि उसकी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है ही नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में उसकी एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जितनी है, यानी कि स्टोन का जो एक्सेलेरेशन ए होगा वो ऑब्वियसली जी जितना होगा, और जी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो यही इसका एक्सेलेरेशन है और ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.12। अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at the mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is A at one of its extreme position, B at its mean position? देखिए यहां पे आपको ऐसे दिया है कि किसी सीलिंग पे से एक बॉब जो है वो स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, ठीक है, और उसे ऑसिलेट किया हुआ है, यानी कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। अब ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसे में जब वो उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तब, और जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा हो तब अगर स्ट्रिंग को काट दिया जाए तो इसका पाथ कैसा होगा आपको फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा इस फिगर के साथ बात को समझ लीजिए। देखिए यहां पे ये एक बॉब ऐसे स्ट्रिंग पे से लटका के ऑसिलेट किया जा रहा है, सिंपल पेंडुलम हो गया। अब ये है इसका मीन पोजीशन और ये है इसके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक बात समझ लीजिए आप, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तभी तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। अगर यहां भी वेलोसिटी होगी तो ये और भी आगे जाएगा ना, लेकिन यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहां भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ऐसे दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि वेलोसिटी v विल बी जीरो एट बोथ द एक्सट्रीम पोजीशन। जबकि वो मिड पॉइंट से जब पास होता है, यानी कि इसके मीन पोजीशन से जब पास होता है तब इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। यहां पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैं इसको vm ऐसे नाम दे देता हूं, ये है vm, ऑलराइट। इतना क्लियर है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम। अब अगर इसके इस एंड पॉइंट पे यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे आप ये स्ट्रिंग काट डालो तो क्या होगा सोचिए। देखिए यहां पे इस बॉब की वेलोसिटी जीरो है, यानी कि कोई मोशन है ही नहीं, ऑलराइट। अब ऐसे में आप ये स्ट्रिंग काट डालो, यानी कि इसका सपोर्ट काट डालो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्री फॉलिंग करेगा, और क्या होगा, है कि नहीं। ये फ्री फॉलिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। आप एक्सट्रीम पॉइंट चाहे कोई भी ले लो, राइट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट ले लो या फिर लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट ले लो, इन दोनों ही पोजीशन में अगर आप इसकी स्ट्रिंग काट डालते हो तो इसकी मोशन इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी और ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि अगर मीन पोजीशन पे हो तब इसकी स्ट्रिंग काट डाल दे तो क्या होगा। देखिए जब ये मीन पोजीशन में तब इसको ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी मिली हुई है, ऑलराइट। अब यहां से अगर आप इसे काट डालते हो तो ये अपनी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वजह से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा।
ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मिली हुई है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, यानी कि इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन होगी। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की वजह से ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, राइट। तो इस बात को हम लिख डालते हैं, देखिए इस तरह से। ए, बॉब विल फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ट्रेजेक्टरी विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड बी, बॉब विल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी in horizontal direction and constant acceleration in vertical direction, so will do projectile motion and the trajectory will be parabolic, right। पहले केस में ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरे केस में ट्रेजेक्टरी ऐसे पैराबोलिक होगी। Now let us see question 5.13. A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving A upwards with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकंड। देखिए यहां पे एक लिफ्ट के अंदर वेइंग स्केल के ऊपर, यानी जो वेइंग मशीन होता है उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, एक मैन खड़ा है, और लिफ्ट जो है इस तरह से मूव हो रही है। तो आपको ये फाइंड करना है कि इन सभी केसेस में वेइंग स्केल का जो रीडिंग है वो क्या होगा। चलिए वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले ए के लिए मैं ये फिगर यहां पे ले रहा हूं, देखिए ये है एक लिफ्ट और ये है अंदर खड़ा हुआ मैन और ये है वेइंग मशीन या फिर कहें वेइंग स्केल, ठीक है। इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा है। अब पहले केस में आपको ऐसे दिया है कि इट इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ये ऊपर की ओर v इजकल टू 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। अब अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो इसमें किसी तरह का स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस पर्सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा होगा, mg, राइट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। अब ऐसे में ये वेइंग स्केल जो है उसके ऊपर सिर्फ mg जितना फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे m यानी कि 70 kg है और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 700 न्यूटन, यानी कि वेइंग स्केल के ऊपर 700 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब इस पे से वो जो मास मेजर करके आपको देगा, देखिए वेइंग स्केल जो है वो जो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना उसके मुताबिक आपको मास दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे वेइंग स्केल के ऊपर 700 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इससे ये वेइंग स्केल जो रीडिंग दिखाएगा, मींस के जो मास दिखाएगा, वो हम लिख सकते हैं मास m1 इजकल टू w1 अपॉन g करके। तो ऑब्वियसली बात है कि 700 डिवाइड बाई 10 यानी कि 70 kg, यानी कि इस वक्त वेइंग स्केल का जो रीडिंग होगा यानी कि जो मास दिखाएगा वो होगा 70 kg। चलिए अब देखते हैं दूसरा केस बी, डाउनवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लिफ्ट यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से जा रही है। तो ऐसे में वेइंग स्केल का रीडिंग क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां पे फाइंड करते हैं हम बी। अब इसमें ये फिगर देखिए यहां पे आपको कहा है कि वो नीचे की ओर, लिफ्ट जो है नीचे की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन कर रही है और एक्सेलेरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जानते हो कि अगर लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलेरेट हो रही है तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है, तो इसे ऊपर की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट को जो स्यूडो फोर्स लगता है वो रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि इसे स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, Fp, ऑलराइट। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग ही रहा होगा, mg। तो ऐसे में जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर जो वेट लगेगा, जिसे मैं W2 नाम दे देता हूं, वो mg माइनस Fp जितना होगा, राइट।
क्योंकि यहाँ पे mg नीचे की ओर है लेकिन fp ऊपर की ओर है, इसलिए mg माइनस fp। अब आपको पता है कि fp यानी कि ma, तो ये हो जाता है mg माइनस ma। यहाँ पे m कॉमन है और m की वैल्यू आपको दी है 70, g की वैल्यू है 10, माइनस a की वैल्यू 5, तो ये वेट हो जाता है 350 न्यूटन। ठीक है, तो इस वेइंग स्केल के ऊपर 350 न्यूटन का वेट लग रहा होगा। अब इसमें से वो जो मास मेजर करके आपको दिखाएगा दैट विल बी m2 इजकल टू w2 अपॉन g। अब ये हो जाता है 350 बाई 10, यानी कि m2 इजकल टू आ जाएगा 35 kg। यानी कि ये जो बंदा 70 kg का खड़ा है, दरअसल उसका मास ये वेइंग स्केल दिखाएगा कितना, सिर्फ 35 kg, क्योंकि ये लिफ्ट नीचे की ओर एक्सलेट हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा केस क्या है। अपवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केसेस। अब देखिए यहां पे ऊपर की ओर एक्सलेशन की बात की है। चलिए तो इसमें हम ऐसे फिगर ले लेंगे, ये है C और ये फिगर, यहां पे याद रहे कि एक्सलेशन ऊपर की ओर है, लिफ्ट का एक्सलेशन ऊपर की ओर है, वैल्यू वही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस केस में इस पर्सन को स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। देखिए mg तो नीचे लग ही रहा था, प्लस स्यूडो फोर्स भी नीचे लगेगा। स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, समझ में आ रहा है ना। लिफ्ट का एक्सलेशन ऊपर है तो पर्सन को जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो एक्सलेशन के अपोजिट यानी कि नीचे लगेगा। ऐसे में जो वेइंग स्केल है उसका जो वेट है वो आप लिख सकते हो mg प्लस fp करके, और आपको पता है कि fp यानी कि हम ma ले सकते हैं, तो ये हो गया mg प्लस ma। m कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 70, g 10 प्लस a की वैल्यू है 5, तो ये मिल जाएगा 1050 न्यूटन, 1050 न्यूटन। यानी कि वेइंग स्केल के ऊपर जो वेट लगेगा वो 1050 न्यूटन का लगेगा। अब इस पे से वो जो आपको मास डिस्प्ले करेगा वो हो जाएगा W3 बाई जी करके, और ये हो जाता है 1050 डिवाइड बाई 10, यानी कि ये मास डिस्प्ले करेगा 105 किलोग्राम। देखिए वही 70 केजी का पर्सन खड़ा है लेकिन वेइंग मशीन उसका मास बताएगा 105 केजी, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे लग रहा है। अब देखते हैं फोर्थ केस। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। चलिए अब ये फोर्थ केस देखते हैं। देखिए यहां पे ये कहा है कि अगर लिफ्ट जो है उसका मानिए कि केबल टूट जाता है, ठीक है। अब अगर केबल टूट जाता है तो लिफ्ट सीधा नीचे की ओर फ्री फॉलिंग करेगी, है कि नहीं। अब जब फ्री फॉलिंग होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे की ओर लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन है वो जी जितना हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना हो जाएगा। सही है। तो ऐसे में इस पर्सन को स्यूडो फोर्स तो ऊपर ही लगेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो नीचे ही है mg। अब इस साल में जो वेट है W4 नाम दे रहा हूं मैं, वो हो जाएगा mg माइनस fp, राइट। यानी कि ये हो जाएगा mg माइनस ma। बट आप समझिए यहां पे ये m कॉमन ले लेता हूं तो g माइनस g लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो g जितनी है। अगर ये फ्री फॉलिंग है तो याद रखिए कि एक्सेलेरेशन हमेशा g जितना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे वेट 0 न्यूटन आएगा। अब अगर वेट 0 न्यूटन है तो ये जो वेइंग मशीन है वो जो मास मेजर करेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि कितना करेगा, 0 किलोग्राम। ये दिखाएगा 0 किलोग्राम। तो
इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्री फॉलिंग का केस है, ये फ्री फॉलिंग है, अगर इस तरह से फ्री फॉलिंग का केस है तो ऐसे में आपको लिफ्ट में वेटलेसनेस का अनुभव होगा, यानी कि आपका कोई वेट ही नहीं है ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा। देखिए इस चीज को प्रैक्टिकली एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में तो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होने ही वाला है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अर्थ पे वेटलेसनेस कैसे एक्सपीरियंस करवाया जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि बड़ा सा एरोप्लेन लेके उसमें एस्ट्रोनॉट्स को साथ में लेके बहुत ही हाइट पे चले जाते हैं और फिर वहां से एरोप्लेन को सीधा फ्री फॉलिंग करवाया जाता है। हाइट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए फ्री फॉलिंग करके उसे नीचे पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट का टाइम लग जाता है। तो इस फ्री फॉलिंग के दौरान अंदर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है, यानी कि एस्ट्रोनॉट अंदर आराम से तैरने लग जाते हैं। तो जब तक एरोप्लेन अर्थ सरफेस के क्लोज नहीं पहुंच जाता तब तक ये वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है। जैसे ही एरोप्लेन अर्थ सरफेस के नज़दीक पहुंचता है तो इंजन चालू करके वापस उसे उड़ा लिया जाता है। तो ये बात हुई वेटलेसनेस की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5.14। फिगर 5.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the A force on the particle for t less than 0, t greater than 4 second and 0 less than t less than 4 second? B impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 second. Consider one dimensional motion only. देखिए यहां पे एक पार्टिकल के लिए आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। देखिए ये है x और ये है t, पोजीशन वर्सेस टाइम, और ये है ग्राफ। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ यहां से शुरू होता है, ये जो ब्लू लाइन है वो ग्राफ है। ऑलराइट, इसका मास 4 kg है। अब आपको ये फाइंड करना है कि t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकंड और 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। दूसरा फाइंड करना है कि t इजकल टू 0 सेकंड पे यानी कि यहां पे और t इजकल टू 4 सेकंड पे यानी कि यहां पे इंपल्स कितना है। अब पहले तो इस ग्राफ में बात को समझ लेते हैं। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो कि टाइम के साथ x चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, राइट, इट इज एट रेस्ट। और इसी तरह से आप यहां पे देखिए, यहां भी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब यहां भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। आ रही बात समझ में? अब इसके बीच का जो पोर्शन है यानी कि 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, तो यहां पे x जो है टाइम के साथ यूनिफॉर्मली बदल रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट, ये यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब हम पहला आंसर यानी कि ए फाइंड कर लेते हैं। देखिए t लेस देन 0, इस टाइम के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली कि भाई पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। ऐसे ही t ग्रेटर देन 4 सेकंड की अगर बात करें तो वहां भी हमने बात की कि यहां भी पार्टिकल इज एट रेस्ट, और 0 से लेके 4 सेकंड के बीच का जो टाइम है इसमें यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका मतलब यह हुआ, अब समझिए, इन तीनों ही केस में फोर्स F इक्वल टू 0 होगा। सोचिए, फोर्स F विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर फोर्स है तो एक्सेलेरेशन मस्ट है, राइट, रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स कुछ लग रहा है तो एक्सेलेरेशन होता ही है। अब यहां पे पार्टिकल इज एट रेस्ट, एक्सेलेरेशन 0 तो फोर्स 0, यहां पे पार्टिकल एट रेस्ट, एक्सेलेरेशन 0 फोर्स 0। यहां पे यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलेरेशन नहीं है तो भी फोर्स यहां पे 0 है। ऑलराइट, अब देखते हैं
नेक्स्ट आंसर बी। देखिए यहाँ पे आपको इम्पल्स फाइंड करना है, t इजकल टू 0 सेकंड और t इजकल टू 4 सेकंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपको इम्पल्स फाइंड करना है। अब देखिए इम्पल्स यानी कि इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स कितना होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम जितना। अब चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और सडनली यहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी लेकिन जो भी है वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो चेंज ऑफ मोमेंटम है तो इम्पल्स है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ तक वेलोसिटी थी और सडनली वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ भी चेंज ऑफ मोमेंटम है तो यहाँ भी इम्पल्स है। बट इसके लिए मुझे ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना यहाँ पे 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, वो पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। देखिए 0 से लेके 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3 मीटर का, राइट। तो इससे हम अब वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिटवीन t इजकल टू 0 टू t इजकल टू 4 सेकंड इज, मैं इसको v नाम दे देता हूं, तो v इजकल टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा t, यानी कि डेल्टा x के तौर पे आप लिख सकते हो 3 माइनस 0 और डेल्टा t के तौर पे आप लिख सकते हो 4 माइनस 0, यानी कि 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड। यानी कि 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो है 0.75 मीटर पर सेकंड। अब हम हमारा पहला आंसर जो है इसमें ये फाइंड कर लेते हैं और वो है इम्पल्स एट t इजकल टू 0 सेकंड। अब देखिए इम्पल्स का सिंबल है j, मैं यहां पे लिखता हूं j t इजकल टू 0। वैसे टेक्स्ट बुक में ये कहीं पे दिया नहीं है लेकिन इम्पल्स का सिंबल j है। अब आप जानते हो कि इम्पल्स यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p और चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि m डेल्टा v लिख सकते हो आप, राइट। अब m डेल्टा v यानी कि m और v2 माइनस v1, v2 यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी और v1 यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। चलिए अब m यानी कि मास आपको दे दिया है कितना, 4 kg, और v2 देखिए t इजकल टू 0 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो v2 है, राइट। तो वो कितनी है हमने अभी फाइंड की 0.75 मीटर पर सेकंड, माइनस v1 यानी कि t इजकल टू 0 सेकंड से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी तो वो तो 0 थी। अब इसका आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन सेकंड। देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड, तो यहां पे t इजकल टू 0 सेकंड के लिए आपको इंपल्स मिल रहा है 3 न्यूटन सेकंड। अब हम दूसरा इंपल्स फाइंड करेंगे एट t इजकल टू 4 सेकंड, ठीक है। यहां पे इसको मैं j फॉर t इजकल टू 4 सेकंड ऐसे लिख लेता हूं, और इंपल्स आपको पता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम जितना होता है तो इसे मैं डेल्टा p डैश कह देता हूं। डेल्टा p डैश को हम लिख सकते हैं m डेल्टा v डैश करके, राइट, और फिर हो जाएगा m यहां पे v2 डैश कर देता हूं मैं माइनस v1 डैश, ठीक है। अब देखिए मास है 4 kg। अब यहाँ पे v2 डैश यानी कि t इजकल टू 4 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है, तो t इजकल टू 4 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी 0 है, माइनस v1 डैश यानी कि t इजकल टू 4 सेकंड से पहले जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड की 0.75 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा -3 न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से आपको t इजकल टू 0 सेकंड पे जो इंपल्स मिल रहा है वो है 3 न्यूटन सेकंड जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और t इजकल टू 4 सेकंड में जो इंपल्स मिल रहा है वो -3 न्यूटन सेकंड है, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.15। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force F is equal to 600 Newton is applied 1 on A, 2 on B along the direction of string. What is the tension in the string in each cases? चलिए सबसे पहले तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है वो लिख लेते हैं हम। देखिए दो बॉडीज है, पहली बॉडी का मास m1
दैट इज 10 kg, ठीक है, और दूसरी बॉडी का मास m2 दैट इज 20 kg। और दोनों ही केस में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो फोर्स है 600 न्यूटन। ऑलराइट, अब आपको इसमें से टेंशन फाइंड करना है। तो पहले हम ले लेते हैं केस 1। इसको एक फिगर से समझा देता हूं। देखिए आपको इस तरह से, ये देखिए ये है एक सरफेस, इसके ऊपर ये दो ब्लॉक पड़े हुए हैं। पहला जो ब्लॉक है उसका नाम है ए और दूसरा जो है इसका नाम है बी। ऑलराइट, इन दोनों के मास हमने बात कर ली कि ए का मास है m1 और बी का मास है m2। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए के ऊपर F फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप ए के ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे आपको कहा है कि स्मूथ सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शनलेस सोचना है आपको। तो इससे क्या होगा कि ये ए ब्लॉक ऐसे खींचेगा, उसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है वो भी खींचेगी और साथ ही साथ बी ब्लॉक भी खींचेगा, यानी कि दोनों ही एक डायरेक्शन में एक्सेलेरेटेड मोशन करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं कि दोनों ऐसे लेफ्ट साइड में, मानिए कि ए जितने एक्सेलेरेशन से जाएंगे। देखिए पीछे की ओर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी आप नहीं सोच सकते हो। यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने फोर्स लगाया है तो ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलेरेशन से मूव होगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है कि भाई ए के पीछे बी ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब आप ए ब्लॉक को खींचोगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक सा ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे इस एंड पे, स्ट्रिंग के इस एंड पे आप अंदर की ओर और इस एंड पे भी अंदर की ओर आप ऐसे टेंशन शो कर सकते हो। तो ये हो गया टेंशन टी, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं ब्लॉक ए के बारे में। फॉर ब्लॉक या फिर बॉडी जो भी है, बॉडी ए। अब समझिए यहां पे आगे की ओर लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है एफ, पीछे की ओर फोर्स लग रहा है टेंशन टी, और इसके बावजूद ये पूरा ब्लॉक ए जितने एक्सेलेरेशन से आगे की ओर यानी कि लेफ्ट साइड में जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ माइनस टी जितना होना चाहिए। और आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलेरेशन जितना होता है। तो इस पे से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई m1a, रिजल्टेंट फोर्स m1a इज इक्वल टू एफ माइनस टी। ये बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। तो इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं फॉर बॉडी बी। अब देखिए ये जो बी बॉडी है, बी ब्लॉक जो है, इसके लिए समझिए यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन टी, पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इस टेंशन से ये ए जितने एक्सेलेरेशन से मूव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिजल्टेंट फोर्स m2a वो टेंशन टी जितना ही होगा। तो ये सीधा सा इक्वेशन मैं यहां पे लिख सकता हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई m2a विल बी इक्वल टू टेंशन टी। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का रेशियो लेके कह सकते हैं कि भाई m1 अपॉन m2 दैट विल बी इक्वल टू f माइनस टी अपॉन टी। राइट, ये मैंने दोनों का रेशियो ले लिया, ए कैंसिल हो गया। तो राइट साइड में आप लिख सकते हो f अपॉन टी माइनस 1। अब देखिए m1 कितना है 10 डिवाइड बाय m2 यानी कि 20 प्लस 1, ये 1 जो राइट साइड में है उसे मैंने ले लिया लेफ्ट साइड में। अब f अपॉन टी बचेगा, लेकिन f है आपके पास 600 डिवाइड बाय टी। ऑलराइट, अब लेफ्ट साइड ऑब्वियसली बात है कि ये 0.5 प्लस 1 यानी कि 1.5 हो जाएगा, तो t इजकल टू 600 डिवाइड बाय 1.5 आएगा। तो इससे आपको टेंशन t इजकल टू 400 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर कि इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगा पहले केस में वो है 400 न्यूटन। अब लेते हैं हम दूसरा केस। इसके लिए फिगर हम इस तरह से लेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ये दूसरा केस और ये है इसकी फिगर। देखिए ये वही सरफेस है, स्मूथ सरफेस। इसके ऊपर आगे हमने लिया था वैसे ही ये ब्लॉक ए है और ये है ब्लॉक बी।
इनके मास हमने लिखे थे m1 और m2, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो वो B के ऊपर लगा रहे हो, F जितना ही फोर्स लगा रहे हो। तो इससे ये पूरा सिस्टम राइट साइड में आगे बढ़ेगा और एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्टेडी स्टेट में तो सोच ही नहीं पाएंगे। अगर फोर्स लगाया आपने तो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ए मैंने दिखा दिया। अब इसमें टेंशन भी प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में, तो ए ब्लॉक के एंड से स्ट्रिंग में अंदर की ओर, इसी तरह से बी ब्लॉक के पास जो स्ट्रिंग का एंड है वहां से भी अंदर की ओर टेंशन टी डैश दिखा सकते हैं हम। तो ये हो गया टेंशन टी डैश। अब पहले हम ले लेते हैं फॉर बॉडी ए। अब देखिए ए के बारे में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक टेंशन लग रहा है टी डैश, पीछे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसकी वजह से ये ब्लॉक ए जितने एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, यानी कि इसका रिजल्टेंट फोर्स m1a टी डैश जितना हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि m1a इज इक्वल टू टी डैश, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लेते हैं इक्वेशन फॉर बॉडी बी। अब देखिए ये जो सेकंड बॉडी है बी, इसमें क्या होगा समझिए। यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ, तो पीछे की ओर इसे टेंशन लग रहा है टी डैश। इसके बावजूद ये ए जितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है m2a दैट विल बी इक्वल टू f माइनस टी डैश। सीधी सी बात, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m2a दैट इज इक्वल टू f माइनस टी डैश। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। देखिए रेशियो लेंगे तो लेफ्ट साइड में ए कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 बचेगा, इजकल टू राइट साइड में आप देख पा रहे हो कि टी डैश अपॉन f माइनस टी डैश मिलेगा आपको। अब इसका इन्वर्टेड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे m2 बाई m1 एंड दैट विल बी इक्वल टू f माइनस टी डैश अपॉन टी डैश, एंड दैट विल बी अगेन इक्वल टू f अपॉन टी डैश माइनस 1। ठीक है, अब देखिए m2 अपॉन m1 यानी कि 20/10 प्लस 1, लेफ्ट साइड में 1 ले लिया मैंने, तो यहां पे बचेगा f यानी कि 600 डिवाइड बाय ये हो जाता है टी डैश। अब यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में ये 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो टी डैश यानी कि 600 डिवाइड बाय 3 मिलेगा आपको। तो टी डैश 600 डिवाइड बाय 3 यानी कि 200 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस दूसरे केस में आपको टेंशन मिल रहा है 200 न्यूटन जितना। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इन सारे ही न्यूमेरिकल्स के आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो हियर विथ अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।